नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों, कल हम लोग विटामिन पे बातें कर रहे थे और विटामिन में आप लोगों के लिए विटामिन ए तक बता दिया था। आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में बताया था कि विटामिन है क्या, इस तरह से आप लोगों के लिए बताया था। फिर आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि विटामिन जल में विलय कौन सी हैं, वसा में विलय कौन सी हैं। जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है विटामिन से संबंधित, वो कल का वीडियो भी देखें विटामिन से संबंधित, जिससे आज की चीज़ें अच्छी समझ में आए। अगली हम लोग विटामिन लेते हैं उसी क्रम में, वो है आपके विटामिन डी। देखो, विटामिन डी की बात की जाए, जब विटामिन डी अब विटामिन डी पर हम लोग बात करते हैं कि विटामिन जो डी है, इस विटामिन डी पर जब आप लोग बात करोगे, जैसे आप लोगों ने कहा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन ए का सीधा संबंध किससे था, आंख की रेटिना से। किससे संबंध था मित्रों, आंख की रेटिना से संबंध था किसका, विटामिन ए का। उसी प्रकार से आप लोग क्या कहोगे, विटामिन डी के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो, विटामिन डी के बारे में यदि आप लोग बात करोगे तो विटामिन डी का संबंध किससे है, या काम क्या मामला है विटामिन डी का। तो आप लोग देखिए कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी का हम सबसे पहले तो देखते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का क्या रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम पर जब हम लोग बात करेंगे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है मित्रों, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन डी का यदि आपसे पूछा जाता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपके। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम तो क्या हो गया आपके, कैल्सीफेरॉल हो गया। फिर उसके बाद में हम लोग बात करें कि जो विटामिन डी है, इस विटामिन डी के स्रोत, विटामिन डी के क्या स्रोत। तो विटामिन डी के स्रोतों पर आप लोग बात करोगे जाओ, तो विटामिन डी में आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा कि विटामिन डी का जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी का जो स्रोत है वो क्या है आपके, सूर्य का प्रकाश है। और कई जगह तो ऐसा भी पढ़ते हो कि एकमात्र विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश ही है, लेकिन ऐसा नहीं है मित्र। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का स्रोत है। इसके अलावा मछली का तेल, मछली का तेल भी विटामिन डी का स्रोत है। बिल्कुल, मछली का तेल भी विटामिन डी का स्रोत है। आया हुआ क्वेश्चन है पहले हमारे राजस्थान में, राजस्थान की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें सीधा क्वेश्चन दे रखा है आपके राजस्थान पुलिस का एक पेपर है, उसमें सीधा क्वेश्चन इसी तरह का दे रखा है कि विटामिन डी का स्रोत है, और उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं दिया है। सही आंसर क्या माना है उसमें, मछली का तेल सही माना है। आपको ध्यान रखना है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, मछली का तेल भी होता है। ये मुख्य स्रोत माना जाता है, सूर्य का प्रकाश है जो। और सूर्य के प्रकाश में भी आप बात करोगे तो सूर्य का जो प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश में कौन सी किरणें जो विटामिन डी के निर्माण में सहायक हैं। तो सूर्य के प्रकाश में जो परावैंगनी किरणें पाई जाती हैं, कौन सी, परावैंगनी किरणें। सूर्य के प्रकाश में कौन सी पाई जाती हैं, परावैंगनी। जो परावैंगनी किरणें पाई जाती हैं, ये परावैंगनी किरणें इसके निर्माण में क्या हैं, सहायक हैं। विटामिन डी के निर्माण में परावैंगनी किरणें सहायक हैं। आप लोग इस तरह से पढ़ते हो कि जो त्वचा है, इस त्वचा के 3 स्तर पढ़ते हैं आप लोग। त्वचा के कुल कितने स्तर पढ़ते हो आप, 3 स्तर पढ़ते हो। और 3 स्तरों में कौन कौन से पढ़ते हो, एक तो पढ़ते हो आप लोग एपिडर्मिस, एक तो स्तर कौन सा पढ़ते हो, एपिडर्मिस पढ़ते हो। एक आप लोग कौन सा स्तर पढ़ते हो, डर्मिस पढ़ते हो। और एक स्तर आप लोग पढ़ते हो हाइपोडर्मिस। कौन सा पढ़ते हैं मित्रों, हाइपोडर्मिस। त्वचा के 3 स्तर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस।
एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला स्तर है, डर्मिस मध्य का स्तर है, हाइपोडर्मिस सबसे आंतरिक स्तर है। और उसमें आप लोगों ने यदि पढ़ा हो तो वसा जो एकत्रित रहता है वो वसा कहाँ एकत्रित रहता है? हाइपोडर्मिस वाले भाग पर एकत्रित रहता है। मूल रोम, आपकी ग्रंथियां, कैलो रिसेप्टर, फ्रीजेडो रिसेप्टर मतलब ठंड ग्राही, ताप ग्राही, दाब ग्राही, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? डर्मिस वाले भाग पर पाए जाते हैं। रुधिर वाहिकाएं किस भाग में होंगी? डर्मिस वाले भाग में होंगी। कोई इंजेक्शन लगाना है, ड्रिप लगानी है, ड्रग्स लगानी है, सभी कार्य कहाँ से किए जाएंगे? डर्मिस वाले भाग पर किए जाते हैं मित्रों। एपिडर्मिस क्या करता है? बाहरी आघातों से रक्षा करता है। जब हम लोग देखते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है, ये जब सूर्य का प्रकाश है जब आता है तो ये त्वचा पर पड़ता है, और त्वचा पर जब पड़ता है तो ये हाइपोडर्मिस स्तर पर पहुंचकर जो वसा है, यहाँ जो वसा एकत्रित है इसको कहा जाता है आर्गोस्टेरॉल वसा। आर्गोस्टेरॉल वसा इस वसा पर जब पड़ता है तो ये वसा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, और ये आर्गोस्टेरॉल वसा इनसे किसका निर्माण करता है? तो विटामिन डी का निर्माण करता है मित्रों। इस प्रकार से त्वचा पर विटामिन डी का निर्माण होता है। इस प्रकार से त्वचा पर विटामिन डी का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोगों के लेवल पर, वह कौन सी विटामिन है जिसका संश्लेषण त्वचा पर होता है? तो त्वचा पर संश्लेषण, तो वह विटामिन जिसका संश्लेषण मानव शरीर की त्वचा पर होता है, कौन सी विटामिन हो जाएगी? विटामिन डी। वह विटामिन जिसका संश्लेषण मानव शरीर की त्वचा पर होता है, कौन सी हो जाएगी मित्रों? वह विटामिन विटामिन डी हो जाएगी। विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? त्वचा पर होता है। मनुष्य त्वचा पर विटामिन डी का संश्लेषण होता है। विटामिन डी के निर्माण में सहायक कौन है? तो पराबैंगनी किरणें। विटामिन डी के निर्माण में सहायक कौन है? तो पराबैंगनी किरणें। त्वचा पर संश्लेषण किसका होता है? विटामिन डी का संश्लेषण होता है। ये जो विटामिन डी है, आपकी ये विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो वह विटामिन हार्मोन की तरह कार्य, बहुत बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के कंपटीशन के लेवल पर। बहुत बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके कि वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करती है, कौन सी विटामिन है आपके? विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जो कैसा कार्य करती है? हार्मोन की तरह कार्य करती है। तो वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करती है, कौन सी हो जाएगी आपकी? तो विटामिन डी हो जाएगी, जो किसकी तरह कार्य कर रही है? हार्मोन की तरह कार्य कर रही है। मानव शरीर की त्वचा पर संश्लेषित होने वाली विटामिन कौन सी है? विटामिन डी। अतः मानव शरीर में बनने वाली विटामिन कौन सी है? तो विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जो मानव शरीर के अंदर संश्लेषित होती है आपकी, या निर्मित होती है, और त्वचा पर होती है आपकी स्थिति है। कौन सी किरण सहायक होती हैं? तो पराबैंगनी किरणें, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेज इसमें क्या होती हैं? सहायक होती हैं विटामिन डी के निर्माण में। विटामिन डी के निर्माण में सहायक होती हैं। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि विटामिन डी की यदि कमी हो जाए, यदि विटामिन डी की क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो इस विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? तो विटामिन डी की यदि कमी हो जाए तो इसकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, विटामिन डी की कमी से दो प्रकार के रोग देखे जाते हैं। एक तो कौन सा है आपके? रिकेट्स है। कौन सा रोग है आपके? रिकेट्स है। और एक कौन सा है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। तो एक तो कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, और एक कौन सा होता है? ऑस्टियोमलेशिया। तो ये दो प्रकार के रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन डी की कमी से एक तो कौन सा हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है मित्रों। एक कौन सा हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। अब देखिए आप लोग, ये जो रिकेट्स हैं,
ये जो रिकेट्स रोग है, यहां से सीधा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो बच्चों में कौन सा होता है मित्रों, तो बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। इस रिकेट्स रोग में बच्चों की हड्डियां या अस्थि क्या हो जाएंगी, लचीली हो जाती हैं। अस्थियां क्या हो जाएंगी, लचीली हो जाएंगी आपके रिकेट्स रोग में। तो बच्चों में कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। अस्थियां क्या हो जाती हैं, लचीली हो जाती है। बहुत सारे बच्चों के देखे होंगे हाथ पैर ऐसे ही रहते हैं, पैर ऐसे रख रहा है, ऐसे पड़ रहा है उल्टा सीधा, तो ये कौन सा है, रिकेट्स रोग है। ये कौन सा रोग है, रिकेट्स रोग है। तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और वयस्क में कौन सा रोग हो जाता है, एडल्ट में कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, जो अस्थि हैं वो अस्थि क्या हो जाती हैं, हड्डी क्या हो जाती हैं, भंगुर, मतलब जल्दी टूटने वाली, भंगुर हो जाती हैं ऑस्टियोमलेशिया में। मित्रों एक आप लोगों ने नाम ऑस्टियोपोरोसिस और सुना होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग का विटामिन डी से कोई वास्ता नहीं है। ऑस्टियो जो पोरोसिस रोग है उसका विटामिन डी से कोई वास्ता नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग का। आपको ध्यान रखना है, जो ऑस्टियोपोरोसिस रोग है, इस ऑस्टियोपोरोसिस रोग का विटामिन डी से कोई संबंध नहीं है। इस रोग का, ये रोग हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। और किस हार्मोन की कमी से, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। और एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। मामला क्या है इसका, ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है, एक माता के अंदर नेचुरल साइकिल जो एमसी पीरियड है वो लगभग माना जाता है कि 12.5 साल में स्टार्ट हो जाता है और लगभग 45 साल तक एवरेज रहता है, जिन अवस्थाओं को मीनार्की और मीनोपोज कहा जाता है। नेचुरल साइकिल का प्रारंभ होना मीनार्की कहलाता है, नेचुरल साइकिल का बंद होना मीनोपोज कहलाता है। तो लगभग 45 साल के बाद में नेचुरल साइकिल या एमसी पीरियड बंद हो जाता है माता का, और लगभग 12-12.5 साल में क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो लगभग 12-12.5 से लेकर के 45 साल तक की जो आयु है उसकी, उस आयु के दौरान लगभग 400 अंडाणु उत्पन्न कर पाती है एक स्वस्थ माता। जो हेल्थी माता है, एक स्वस्थ माता है, वो इतने अंडाणु उत्पन्न कर पाती है। एक आइडियल माता की बात चल रही है कि इतने अंडाणु उत्पन्न कर पाती है। अब नेचुरल साइकिल का जब लेवल डाउन, नेचुरल साइकिल जब बंद होगा तो लेवल किसका डाउन हो जाएगा, एस्ट्रोजन का डाउन हो जाता है। अरे माता के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है एस्ट्रोजन। इसलिए यौवन अवस्था में व्यक्ति या मादा सर्वाधिक सुंदर किसके कारण दिखाई देती है, एस्ट्रोजन के कारण। यही तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। त्वचा का मुलायम होना, शरीर पर कम बालों का होना, दाढ़ी मूछ का नहीं होना, श्रोणी मेखला का अधिक विकसित हो जाना, आपके स्तनों का ज्यादा विकसित हो जाना, आवाज का पतला होना, स्वभाव कैसा होना, सौम्य नेचर, सरल स्वभाव का होना, ये सब किस हार्मोन की देन है, एस्ट्रोजन की है आपके। तो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या होगा, लेवल डाउन हो जाएगा जब एस्ट्रोजन का, तो एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग में, मतलब एस्ट्रोजन का जब लेवल डाउन होगा तो जो अस्थि हैं वो ने इसमें से कैल्शियम के कण, फॉस्फेट के कण बाहर आने लग जाएंगे, जिससे छिद्र हो जाएंगे अस्थि में। पोर का मतलब है छिद्र, और अस्थियां भंगुर हो जाती हैं। यदि ऐसी माता थोड़ी सी भी ऊंचाई से गिर जाती हैं तो हड्डियां तुरंत टूट जाती है हड्डी, और जुड़ने की संभावना नहीं रहती है मित्रों। यहाँ जुड़ने की संभावना नहीं रहती है इसमें, एस्ट्रोजन में। आपको ध्यान रखना है इस ऑस्टियोपोरोसिस रोग में आपके। इसलिए बुढ़ापे में, जब वृद्ध अवस्था में, मीन्स जब हड्डियां टूटती हैं तो जुड़ने की ना के बराबर संभावना रहती है। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस भी प्रभावी है वहां पर, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का संबंध विटामिन डी से नहीं है। रिकेट्स बच्चों में बड़ा देखा जा रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार आजकल के पेरेंट्स हैं। हम सब लोग पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। कैसे जिम्मेदार हैं? आप लोग देखते होंगे आजकल एक नया फैशन चल रहा है खतरनाक रूप से, गोरा दिखने का।
कैसा दिखने का? गोरा दिखने का। जो व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि वो गोरा दिख रहा है तो बहुत सुंदर है, अरे गोरेपन से सुंदरता का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, और ना ही इससे संबंध है, ना ही इससे संबंध है। ये तो आप लोगों के ग्रंथि वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें एक ग्रंथि पढ़ेंगे पीनियल, जिससे मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, मेलेनिन वर्णक बनता है। उस मेलेनिन वर्णक की देन है मित्रों, उस मेलेनिन वर्णक की देन है कि आप किस त्वचा का रंग कैसा है, आपकी का सांवला है, ज्यादा काला है, या सुंदर हो दिखने में, मतलब गोरे हो। आपके अनुसार कहा है मैंने सुंदर, गोरे हो आप। ये किस पर निर्भर करता है? मेलेनिन वर्णक पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी आपसे यदि पूछा जाए कि त्वचा का रंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर क्या होगा? मेलेनिन वर्णक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हमारी त्वचा पर तिल का निर्माण भी किसके सहयोग से होता है? मेलेनिन वर्णक के सहयोग से होता है मित्रों। तिल का निर्माण भी मेलेनिन वर्णक के सहयोग से होता है। तो इसलिए आजकल एक फैशन है कि बच्चे को कहाँ नहीं ज्यादा धूप में नहीं सुलाएंगे, सरसों के तेल और इनकी मालिश नहीं करेंगे, नहीं बच्चा काला हो जाएगा। और वो ही आजकल एक हड्डियों से संबंधित विकराल समस्या उत्पन्न हो रही है, विकराल समस्या उत्पन्न होती जा रही है, क्योंकि बचपन से ही उस बच्चे में प्रॉपर रूप से किसका निर्माण नहीं हुआ? विटामिन डी का। अब ये यहां से ही लफड़ा स्टार्ट कर दिया है। आजकल आम बात हो गई है हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम। इसका सबसे बड़ा रीजन है, मैं इस हाथ को ऐसे हिला रहा हूं, यहां पर क्या है? इन जोंटों पर एक तेलीय पदार्थ ग्रीसनुमा है, जब ये हड्डियां एक दूसरे से नहीं टकरा रही, चट चट की आवाज नहीं आ रही। अरे बहानों में नहीं डालते हैं क्या ग्रीस? वही तो सेम कंडीशन है आपके हाथ पैरों की। मशीनी तो है शरीर जिसमें एक ग्रीस का कार्य कर रहे हैं। आजकल इसका बंद कर दिया लोगों ने, तेल लगाना बंद कर रखा है बॉडी पर। बस ये पदार्थों से एलर्जी रखते हैं, और ये नहीं, वो एक अलग ही एक दूसरे से नहीं नहीं मैं बस ये पदार्थ नहीं खाता। अब धीरे 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 वो प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई मित्रों। जैसे आजकल फैशन है ना कि नहीं नहीं यार मेरे को मीठा अच्छा नहीं लगता। अरे मीठा तो एनर्जी का मेन स्रोत है, मीठा नहीं खाओगे तो क्या खाओगे फिर? इसलिए ऊर्जा नहीं है व्यक्ति के शरीर में, ऊर्जा नहीं है तो कार्य नहीं होता है। आप लोग देखना, कई दफे आप कहते हो यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अरे मन कहां से लगेगा? पेट में कुछ है ही नहीं, ऊर्जा ही नहीं है तो मन कैसे लग जाएगा? क्योंकि ऊर्जा होगी तो कार्य होगा, एनर्जी होगी तो कार्य होगा। बहुत से लोग नहीं कहते हैं कि आज तो मैं भूखा रहूंगा और धुआंधार पढ़ाई करनी है, खाना खाने से नींद आ जाती है। अरे कुछ नहीं आती है। जब पेट खाली होगा तो दिमाग पेट पर काम करेगा, किताब पर काम नहीं करेगा। आप एवरेज लगा लेना, कम पढ़ाई होगी। इसलिए ऊर्जा होगी तो कार्य होगा, ऊर्जा नहीं है तो कार्य नहीं होगा आपकी बॉडी में। इसलिए तो आपको आलस्य आता है पढ़ते टाइम, क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। आप पोषक तत्व कम खाते हो, बुरादा ज्यादा खाते हो, फालतू चीजें ज्यादा खाते हो। इसलिए अधिक ऊर्जावान चीजें काम में लिया करो, जिससे ऊर्जा ज्यादा बॉडी में होगी, अच्छा पढ़ोगे आप लोग। तो ये जो रिकेट्स रोग है, इस रिकेट्स रोग से बच्चों में होता है, और विटामिन डी की यदि पूर्ति की जाए तो रिकेट से क्या मिल सकती है? निजात मिल सकती है आपकी। तो ये विटामिन डी को लेकर के विभिन्न प्रकार के तथ्य थे। यदि आपको इस विटामिन डी को लेकर के, क्योंकि हम पहले कल की क्लास में हम लोग विटामिन ए की चर्चाएं कर चुके हैं, जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है विटामिन से संबंधित, वो कल का वीडियो भी देखें, क्योंकि इसके बारे में हम बता चुके हैं कि विटामिन डी किस में मिले। इस चीज के बारे में हम लोग कल की वीडियो में स्पष्ट बता चुके हैं, विभाजन उनका बता चुके हैं कि बसा में मिले विटामिन डी है, जल में मिले कौन सी हैं, बी और सी हैं, उन सबको बहुत स्पष्ट और एकदम क्लियर तरीके से बता चुके हैं। इसलिए आप कल का वीडियो जरूर देखें जिन्होंने नहीं देखा है वो आपके। तो ये आपके मित्रों विटामिन डी थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको क्या करें? शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपके साथियों को इसका फायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मित्रों। जय हिंद।